हम आपको ये बताएंगे कि क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना पर 3 पन्नों का एक बयान जारी किया है और यह शायद पहली बार है जब मोदी सरकार में किसी राष्ट्रपति ने इस तरह से किसी राज्य की घटना के बारे में, किसी राज्य की घटना को इतनी कड़ी शब्दों में उसकी निंदा की है। राष्ट्रपति के इस बयान का शीर्षक है विमेन्स सेफ्टी एनफ इज एनफ, यानी अब बस बहुत हुआ। 3 पन्नों के इस बयान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, कोलकाता की घटना से पूरा देश सख्ते में है और जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं बड़ी निराश और भयभीत हो गई। ज्यादा दुख की बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। दूसरा, जब छात्र और डॉक्टर्स कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब अपराधी देश में दूसरी जगहों पर अपने शिकार खोज रहे थे और बदलापुर में भी ऐसी घटना हुई थी। तीसरा, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता और देश के लोगों का गुस्सा जायज है और राष्ट्रपति ये भी कहती हैं कि वो भी इससे बहुत गुस्से में है। चौथा, समाज को खुद के अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे कि हमसे गलती कहां हुई और इन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पांचवी बात, हमारे देश में अब भी एक घटिया सोच है जो महिलाओं को कम करके आंकती है और उन्हें उपभोग की वस्तु की तरह देखती है और यही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की एक वजह है। और दिल्ली के निर्भया कांड के बाद 12 वर्षों में बलात्कार की अनगिनत घटनाओं को समाज ने भुला दिया है और हमारे समाज की भूलने की यही आदत सबसे खराब है। अपनी चिट्ठी में राष्ट्रपति ने यह भी लिखा कि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध पूरी दुनिया में हो रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक बात है। और वो ये भी लिखती हैं कि बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए कई कानून बने हैं और इसके लिए सामाजिक मुहिम भी चलाई गई हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज हमारे रास्ते में आ जाती है और ये हमें परेशान करती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो राष्ट्रपति ने यह चिट्ठी कोलकाता की घटना को लेकर जरूर लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी में उनका सारा जोर इस बात पर रहा है कि कोलकाता के अलावा पूरे देश में ही महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और वो महिलाओं के प्रति हमारे समाज को लेकर चिंता जताती हैं, न कि ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पुलिस पर कोई टिप्पणी करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि भारत सरकार अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। अब ममता बनर्जी की सरकार के बर्खास्तगी का समय आ चुका है और राष्ट्रपति की चिट्ठी उसकी तरफ सबसे बड़ा इशारा है। भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, यानी मोदी सरकार अगर आज चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। लेकिन ये कैसे लगता है और क्या ये इतना आसान होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 और 365 कहता है, अगर देश के राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा और वहां केंद्र के दिशा निर्देशों की अनदेखी हो रही है तो उस राज्य में राष्ट्रपति मौजूदा सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और इस फैसले के बाद केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा 50 से ज्यादा बार हुआ है जब देश के अलग अलग राज्यों में मौजूदा सरकारों को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और इस मामले में भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग सकता है। हालांकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में पास कराना होता है और अगर केंद्र सरकार इसमें नाकाम रहती है तो राष्ट्रपति शासन उसके बाद प्रभावी नहीं रहता। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के 10 वर्षों के कार्यकाल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उनकी सरकार ने किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया हो। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2016 में कांग्रेस के कई विधायक बागी हो गए थे और उसके बाद केंद्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, वो संविधान को बदल देंगे, और जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तानाशाह हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि 10 साल में मोदी सरकार ने एक बार भी किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया है।
कांग्रेस पार्टी की सरकारों में ऐसा 50 से ज्यादा बार हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही अकेले अलग अलग राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके वहां न जाने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया और शायद पश्चिम बंगाल में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस चिट्ठी पर अब सवाल उठा रही हैं और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश समेत देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए दूसरी सरकारों को नसीहत देने की भी जरूरत है और उन्हें इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। हालांकि हमें लगता है कि पवन खेड़ा ने राष्ट्रपति की इस चिट्ठी को पूरा या तो पढ़ा नहीं या जल्दबाजी में ठीक से नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ कोलकाता की नहीं पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही आपराधिक घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अभी विपक्षी दल और ममता बनर्जी की पार्टी राष्ट्रपति के इस बयान को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और विपक्षी दलों को, खासतौर पर ममता बनर्जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह चिट्ठी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और उन्हें ऐसा लगता है कि यह चिट्ठी असल में उनकी तरफ उंगली उठा रही है। मैडम, आप देश का प्रेसिडेंट है, आज आप भाजपा का लीडर नहीं है, तो आज आपको स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन बदलापुर के बाद, उन्नाव के बाद, साक्षी मालिक के बाद किधर थे आप? तो तब आपका दिल कुछ नहीं कहा था, तब आप पूरा ऐसे बैठे थे राष्ट्रपति भवन में। आप देश का प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। वीमेन क्राइम अगेंस्ट वीमेन, आप वीमेन सिक्योरिटी की बात करेंगे तो पूरा देश के लिए करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कोलकाता की एक रैली में यह कहा कि अगर पश्चिम बंगाल को जलाने की कोशिश हुई तो असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली भी नहीं बचेंगे और नॉर्थ ईस्ट भी चुप नहीं रहेगा। ये एक तरीके की धमकी भी हो सकती है। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा दिलाने के लिए 31 अगस्त को पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन करेगी और ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर 3-4 महीने के अंदर बलात्कार के खिलाफ मोदी सरकार ने कड़े कानून नहीं बनाए तो टीएमसी फिर दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन करेगी। আমি আপনাদের একটা কথা দিয়ে যাচ্ছি, আজকে এই আন্দোলন আমরা দিল্লি অবধি নিয়ে যাব। আমি কথা দিয়ে কথা রাখার ছেলে, শুরু তুমি করেছো, শেষ আমরা করব। তারা বলছে দাবি এক, দফা এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ, ধর্ষণ বিরোধী আইন। আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লির সরকার এবং কেন্দ্রের সরকারকে আগামী দিন যাতে এই সরকার ধর্ষণ বিরোধী আইন আনে। अब बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी देश को धमकाने का काम कर रहे हैं और वो भारत को जलाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम।
हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है, नाकामयाब नालायक पुलिस है। और उससे भी ज्यादा नालायक जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी है। या तो कानून को और सख्त बनाएं, हम सबसे आप राय लीजिए, सबको इकट्ठा बैठाकर बात कीजिए, जिम्मेदार सत्ताधारी राजनीतिक दल की तरह पेश आइए। आप ये सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं कि बंगाल में तो पूरी भाजपा सड़क पे होती है, फर्रुखाबाद में नहीं, जोधपुर में नहीं, सायन में नहीं, थाने में नहीं, कोल्हापुर में नहीं, रत्नागिरी में नहीं, पुणे में नहीं, क्यों? तो ये सवाल सबके जहन में है कि आप कर क्या रहे हैं। आप तो सत्ताधारी दल हैं, सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी अलग है। कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। अब देखिए रेप पर राजनीति कैसे होती है। ममता बनर्जी की पूरी रणनीति यह है कि वो इस रेप को इस तरीके से दर्शाएं कि वो भी इस रेप के खिलाफ हैं। वो खुद आरोपी संजय रॉय की फांसी के लिए मांग कर रही हैं, उसके लिए प्रदर्शन कर रही हैं, और वो ये भी बताना चाहती हैं कि जो इस तरह के बलात्कार होते हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में होते हैं, और पूरे देश में हो रहे बलात्कारों को मोदी सरकार को रोकना चाहिए और इसको लेकर कानून बनाना चाहिए। वो सीबीआई पर भी सवाल उठाती हैं लगातार, कहते हैं कि सीबीआई ने अभी तक संजय रॉय के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, उसे सजा कब मिलेगी। तो वो इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी इस पूरे मामले को एक राज्य का मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी यह बताना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और इसलिए ये दोनों अलग अलग तरह की जो रणनीतियां हैं ये चल रही हैं। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें सरकारी बसों के ड्राइवर आज हेलमेट पहनकर बस चला रहे थे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज बीजेपी ने राज्य में 12 घंटे का बंद बुलाया था। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने सरकारी कर्मचारियों को यह नोटिस जारी कर दिया था कि चाहे कोई कितना भी बंद बुलाए लेकिन उन्हें हर हालत में ड्यूटी पर आना ही पड़ेगा। और इस बंद के दौरान आज फिर से कई इलाकों में हिंसा हुई, और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं पर बम और बंदूक से हमले भी किए। आज यहां आपको इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए जो कोलकाता पुलिस के उन जवानों की हैं जो 27 अगस्त के विरोध प्रदर्शन में घायल हो गए थे।
इनमें कई जवानों की आंखों और सिर पर पत्थरबाजी के कारण गहरी चोटें आई हैं और कोलकाता पुलिस ने यह पूछा है कि क्या इंसाफ मांगने वाले आम लोग इस तरह से पथराव करके पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश करते हैं। तो आज ये तस्वीरें भी बहुत चल रही हैं और दोनों जो पक्ष हैं, एक पक्ष उन तस्वीरों को चला रहा है जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीट रही है और कहता है कि देखिए कितना अत्याचार है, और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये तस्वीरें जारी की जा रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी जो थे, जो कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने देखिए पुलिस वालों को कितनी चोट पहुंचाई है। अब आपको यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश की सरकार यूट्यूबर्स और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 8 लाख रुपए तक देगी और बदले में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचानी होगी। इससे पहले राज्य सरकारें, आपको याद होगा, टीवी पर तो अपने विज्ञापन देती ही हैं, लेकिन अब वो ये समझ चुकी हैं कि इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ताकत कितनी बढ़ गई है। इसलिए इसे लेकर योगी सरकार ने अब ये नई नीति बनाई है। इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति और इस नीति को लागू करने के पीछे सरकार ने 2 उद्देश्य बताए हैं, जिनमें पहला है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रोजगार देना और दूसरा सरकारी विज्ञापनों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद से आम जनता तक पहुंचाना। तो देखिए, असल में ये एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी हो सकती है और इसके जरिए योगी सरकार सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, खासतौर पर युवा, उन्हें यह बताने की कोशिश कर रही है कि अब आप सोशल मीडिया के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं, उनसे मिलने वाले लाभ और सरकार की उपलब्धियों के बारे में कोई पोस्ट लिखता है, कोई वीडियो बनाता है, रील्स बनाता है या सरकार की उपलब्धियों पर कोई पॉडकास्ट करता है, तो उस इन्फ्लुएंसर को सरकार की तरफ से हर महीने कम से कम 2 लाख रुपए और अधिकतम 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आप 2 लाख से 8 लाख रुपए प्रति महीना कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो फिर आपके लिए योगी सरकार की ये एक नई नीति आई है। सरकार ने इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स और उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांटा है, जिनमें पहली श्रेणी में वो इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनके फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज्यादा है और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सरकार हर महीने अधिकतम 5 लाख रुपए देगी। दूसरी श्रेणी में हर महीने 4 लाख, तीसरी श्रेणी में 3 लाख और चौथी श्रेणी में अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि YouTube पर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और पॉडकास्ट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को इससे भी ज्यादा पैसा मिलेगा। यूट्यूबर्स पर पहली श्रेणी के इन्फ्लुएंसर्स को अधिकतम 8 लाख रुपए, दूसरी श्रेणी में 7 लाख, तीसरी श्रेणी में 6 लाख और चौथी श्रेणी में आने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सरकार हर महीने अधिकतम 4 लाख रुपए देगी। जिनके बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले कम सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें कम पैसा मिलेगा, जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसके बदले में इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर्स को सरकार के लिए ये 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उन्हें सरकार के पास जाकर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद उन्हें अपने वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट में यह बताना होगा कि यूपी सरकार की किस योजना के क्या लाभ हैं, उनसे क्या बदलाव आया है और कैसे योगी सरकार अपनी योजनाओं से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर रही है। तीसरा, सरकार इन इन्फ्लुएंसर से एक कॉन्ट्रैक्ट करके हर महीने एक निर्धारित संख्या में वीडियोस और रील्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और ये सारे वही वीडियोस होंगे जिनमें सरकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। चौथा, YouTube पर इन इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए विस्तृत वीडियोस और पॉडकास्ट बनाने होंगे और इन पॉडकास्ट वीडियोस में कोई बड़ा यूट्यूबर आपको हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू करते हुए भी दिख जाए और यही कारण है कि इसे योगी सरकार की एक गेम चेंजर पॉलिसी माना जा रहा है, जिसे आप इन आंकड़ों से भी आज समझ पाएंगे।
भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या लगभग 100 करोड़ हो चुकी है, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की संख्या 40 लाख के आसपास है। मतलब क्या है इसका? मतलब इस समय भारत में ये 40 लाख इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर देश के 100 करोड़ लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, यानी ये उनके हर फैसले को प्रभावित करते हैं। और हमारे देश के ज्यादातर लोग इन इन्फ्लुएंसर्स के बताए हुए रास्ते पर चलने भी लगते हैं और वही सामान खरीदने लगते हैं जो ये इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। इनकी मदद से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करवा रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो काम इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से करवाना चाहती है, वो काम ये इन्फ्लुएंसर्स बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के लिए पहले से ही कर रहे हैं। आज के जमाने में आप जानते हैं, आजकल बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अच्छे फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप हमारे लिए ये वीडियो बनाइए, आप हमारे लिए ये रील बनाइए जिसमें आप हमारे प्रोडक्ट की तारीफ कर दीजिए और इसके बदले में इतना पैसा ले लीजिए। तो योगी सरकार को क्या लगा कि जब ये सारे इन्फ्लुएंसर्स प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं पैसा लेकर, तो ये हमें भी प्रमोट कर सकते हैं, तो हमें भी इनका फायदा उठाना चाहिए। जैसे पैसा प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं वैसे हम भी दे सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनियां तो एक असाइनमेंट के बदले पैसा देती हैं कि आपने एक असाइनमेंट किया, उसके बदले आपको एक बार पेमेंट हो जाएगी। लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो तो आपको पूरे साल का एम्प्लॉयमेंट दे रही है, आपकी तनख्वाह बांध रही है। वो कह रही है कि हर महीने आप इतना पैसा ले जाइए और बदले में हम आपको बताएंगे कि आपको कितने वीडियोस बनाने हैं और उन वीडियोस में क्या कहना है। भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले 60% लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और हमारे देश में आजकल 49% खरीदारी उन सामानों की हो रही है जिन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस और पोस्ट में प्रमोट करते हैं। और सोचिए, जब लोग इन इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, तो जब यही इन्फ्लुएंसर्स योगी सरकार की योजनाओं की तारीफ करने लगेंगे, सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपको बताने लगेंगे, तो लोगों का इनकी बातों पर कितना गहरा असर होगा और चुनाव में इससे सरकार को हो सकता है बड़ी मदद भी मिल जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक धर्मगुरु के लाखों अनुयायी होते हैं और वो धर्मगुरु चुनाव में जिस पार्टी या जिस विचारधारा का समर्थन करता है, उसके अनुयायी भी चुनाव में उसी पार्टी को वोट दे देते हैं। भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें पहली श्रेणी एलीट इन्फ्लुएंसर्स की है, जिनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और ऐसे एलीट इन्फ्लुएंसर्स की संख्या हमारे देश में सिर्फ 300 है। सिर्फ 300 लोग ऐसे हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दूसरी श्रेणी है मेगा इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से 1 करोड़ के बीच। हमारे देश में अभी ऐसे 21,000 इन्फ्लुएंसर्स हैं। तीसरी श्रेणी है मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच है और हमारे देश में अभी ऐसे 5 से 6 लाख इन्फ्लुएंसर्स हैं। चौथी श्रेणी है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स हैं और अभी इनकी संख्या है 25 से 30 लाख। और यही वजह है कि योगी सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये गठबंधन करने की ऐसी नीति बनाई है जो क्रांतिकारी साबित हो सकती है। और इसे आप ब्रिटेन के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ब्रिटेन के लिए ऐसे सभी शरणार्थी एक बड़ी गंभीर समस्या बन चुके हैं जो डंकी रूट के जरिए गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में आ जाते हैं। और ब्रिटेन की सरकार ने इन शरणार्थियों को रोकने पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो चाहते हैं कि बाहर से ये शरणार्थी ना आए, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। और खास तौर पर जो गरीब देश हैं, वहां से तो बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन जैसे देशों में पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन इन लोगों को रोक नहीं पाया और इसके बाद ब्रिटेन ने इस साल एक नई पॉलिसी बनाई और वो ये कि वो उन सभी देशों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेगा जिन देशों से ये शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में आ रहे हैं। और इनमें अल्बानिया, इराक, इजिप्ट, वियतनाम और भारत का नाम भी शामिल है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो इन सभी देशों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देगी और उनसे ऐसे वीडियोस बनवाएगी जिनमें ये लोग अपने देश के लोगों को ये बताएंगे कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन क्यों नहीं आना चाहिए। और ब्रिटेन की सरकार को लगता है कि यह फॉर्मूला इस समस्या को रोकने में कामयाब रहेगा, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स
अपने देश की जनता को ये बताते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज खतरनाक हो सकती है तो लोग उसे मान जाते हैं। और यह ब्रिटेन में कोविड के समय भी हो चुका है। कोविड काल में जब ब्रिटेन में इस वायरस से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनकी सरकार कुछ खास नहीं कर रही उनके लिए, तब ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश के कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर उनसे वीडियो बनवाए और इन वीडियोस को देखने के बाद वो लोग भी कोविड के खिलाफ सरकार के रेस्पॉन्स से संतुष्ट हो गए जो पहले सरकार से नाराज रहते थे। यानी इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का समाज पर ऐसा प्रभाव है कि सरकारों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनकी मदद ले रही हैं। और भारत की राजनीति में यह प्रयोग उत्तर प्रदेश से पहले एक बार राजस्थान में भी हो चुका है। पिछले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स उनकी सरकार की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया पर जनता को बताएंगे, उन्हें सरकार हर महीने अधिकतम 5 लाख रुपए देगी। और उस समय कई इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा किया भी था। लेकिन अशोक गहलोत और कांग्रेस ने ये योजना चुनावों से सिर्फ 3 महीने पहले लागू की, जिससे उन्हें इस योजना का कोई फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसी योजनाओं को काम करने में समय लगता है। और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तब हार गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी अगला चुनाव वर्ष 2027 में होगा और योगी आदित्यनाथ इन चुनावों से 3 साल पहले ही इस योजना को ले आए हैं, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। और जो लोग योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक साधु या सख्त प्रशासक मानते हैं, उन्हें सिर्फ एक योगी मानते हैं, आज वो इस योजना से ये समझ पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की ताकत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और उन्होंने ऐसी नीति अपनाई है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ योगी के बारे में ही सारा कंटेंट दिखाई दे, क्योंकि योगी सरकार इसके लिए कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा देगी। और हमारे देश में जो युवा हैं, जिनके कुछ अच्छे फॉलोअर्स होंगे, वो इसे अपना एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तौर पर अपना लेंगे। और इसी प्रस्तावित नीति में एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट किया जाता है, तो ऐसे मामले में सरकार उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार नवाचारों के साथ चलती है। जिस तरह का समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखती है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर के एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। कोई अगर ऐसा कार्य करे जो कानूनन अपराध है तो उस पर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है, जो समस्याएं हैं उसको अभिव्यक्ति न हो सके, ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। एक तरफ पूरे देश में आप जो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया है, आप उसको गैर कानूनी तरीके से आप उसको जो है उसका वध करने जा रहे हो, आप उसको कंट्रोल करने जा रहे हो। ये बात ये दिखा रही है कि सरकार के पास कोई क्लियर कट एजेंडा नहीं है। टैक्स पेयर्स की बात हो ही रही है, वोटर की बात हो ही रही है, तो आप देखिए क्या क्या और दूसरी चीजें हैं जो आपसे छिन चुकी हैं। अब आप ये देखिए कि सड़क ही नहीं बल्कि इस देश के लोगों ने साफ हवा के अपने अधिकार को भी खो दिया है। दिल्ली के पास एक शहर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में 2 वर्षों के बाद पहली बार हवा की गुणवत्ता सबसे अच्छी रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 35 के आसपास दर्ज हुआ है। यानी 2 साल के बाद पहली बार एक ऐसा दिन आया है जब गुरुग्राम में रहने वाले लोगों ने साफ हवा में सांस ली है। 2 साल में एक दिन ऐसा आया है। गुरुग्राम भारत की साइबर सिटी माना जाता है, जहां औसतन हर व्यक्ति सालाना 2.5 लाख रुपए का टैक्स सरकारों को देता है। इसके बावजूद वहां लोगों को साफ हवा में सांस लेने के लिए 2 साल में एक दिन मिलता है। और गुरुग्राम के लोग आज खुश हो रहे हैं। वो शायद आज जश्न मना रहे होंगे कि उन्हें कम से कम 2 साल में एक दिन तो ऐसा मिला जब उन्होंने साफ हवा में सांस ली है। और यही इस देश की कड़वी सच्चाई है। तो अब आप देख लीजिए, गुरुग्राम में 2 साल में एक दिन, और शायद दिल्ली का भी वही हाल होगा।
बाकी के सारे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज का भी वही हाल होगा, छोटे शहरों का भी वही हाल होगा कि आपको शायद 2, 2.5, 3 साल में एक दिन ऐसा मिलेगा जब आप सांस ठीक से ले पाएंगे साफ हवा में। तो आप वोट डालते रहिए, टैक्स देते रहिए, लेकिन आपको साफ हवा नहीं मिल रही। आप वोट डालते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन आपके हिस्से की सड़क कोई और लूट कर ले जा चुका है। ये 2 चीजें तो आज हमने आपको बता दी। इसलिए हम सरकारों से ये कहेंगे कि उनकी पहली जिम्मेदारी अपने देश के वोटर्स के प्रति बनती है, उनकी पहली जिम्मेदारी अपने देश के टैक्स पेयर्स के प्रति बनती है। आप टैक्स तो लेते हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं? क्या सड़क दे रहे हैं? क्या फुटपाथ दे रहे हैं? क्या साफ हवा दे रहे हैं? क्या साफ पानी दे रहे हैं? तो फिर वोट किस बात का और टैक्स किस बात का? अब हम आपको यह बताएंगे कि ई रिक्शा के जिस माफिया से देश को मुक्ति दिलाने के लिए हमने मुहिम शुरू की है, उस मुहिम ने अब एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है और पिछले 24 घंटे में ही आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं और सब लोगों का, मैं कुछ चिट्ठियां अपने साथ लाया भी हूं, सब लोगों का यही कहना है कि वो ई रिक्शा की मनमानी से परेशान हो चुके हैं और हमारे दर्शक लिखते हैं कि उनके शहर में ज्यादातर सड़कों को ई रिक्शा ने घेर लिया है। हमें झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली से बहुत सारे दर्शकों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वो ई रिक्शा के इस माफिया से परेशान हैं, जो उनसे उनके हिस्से की सड़कों को छीन रहा है और उन गरीबों का भी शोषण कर रहा है जो किराए पर इन ई रिक्शाज को चलाते हैं। और हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी ये मुहिम गरीब ई रिक्शा चालकों के खिलाफ नहीं है, ये स्पष्ट करना आवश्यक है। गरीब ई रिक्शा चालकों के खिलाफ हमारी मुहिम नहीं है, बल्कि यह मुहिम अवैध ई रिक्शा माफिया के खिलाफ है, जो इन गरीबों का खून चूस रहा है और जो अपने मुनाफे के लिए आपके हिस्से की सड़कों को भी निगल रहा है। अब मैं आपको कुछ चिट्ठियां पढ़कर बताता हूं। देखिए, विवेक मांझी हैं झारखंड से, रांची से उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मेरे शहर रांची में दे हैव कैप्चर्ड रोड्स एंड they stop anywhere in the road, sometimes they stop in the middle of the road, ये उससे परेशान है। फिर शिवम कुमार लिखते हैं, ये मेरठ से लिखते हैं और ये कह रहे हैं कि मेरठ में हमें बहुत दिक्कत होती है, सड़क पर इतनी सवारी नहीं होती जितनी कि ये ई रिक्शा होती है और इसकी वजह से हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं। देखिए, ये हैं एक और हमारे दर्शक जो पश्चिम बंगाल से हमें लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि द इलीगल पार्किंग ऑफ ई रिक्शाज इन की एरियाज एंड स्पेशली नियर द रेलवे स्टेशन इज कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स। और मेरे पास बहुत सारे और भी हैं। देखिए, ये दिल्ली से किसी ने लिखा है, आपकी ई रिक्शा के कैंपेन के बारे में सुन रहा हूं तो आपको मैं ये मेल लिख रहा हूं। अभी नांगलोई मेट्रो स्टेशन की रिपोर्टिंग आपको जरूर करनी चाहिए और आपको पता चल जाएगा कि कब्जा क्या होता है। और इसी तरीके से बहुत सारे दर्शकों ने अपने अपने इलाके के बारे में लिखा है कि हमारे शहर में भी यही हो रहा है। आज हम आपको ई रिक्शा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जिनके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा और आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत में पहली बार ई रिक्शा वर्ष 2012 में आए थे, लेकिन उस समय हमारे देश में ई रिक्शा को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति और कानून नहीं था। इसलिए यूपीए सरकार ने उस समय ई रिक्शा की बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई, तब नए सिरे से देश में ई रिक्शा को लाने का प्रयास हुआ और केंद्र सरकार ने एक कानून और नीति बनाई और कहा कि सरकार ई रिक्शा के जरिए गरीबों को सशक्त करना चाहती है। केंद्र सरकार का कहना था कि देश में ई रिक्शा वही लोग खरीद पाएंगे जो खुद इसे चलाना चाहते हैं और एक व्यक्ति को एक से ज्यादा ई रिक्शा खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए, पहला जो इसके पीछे विचार था, ई रिक्शा को वही आदमी खरीदे जो खुद इसे चलाएगा और सरकार उसे खरीदने के लिए पैसा देगी, लोन देगी, मुद्रा योजना के तहत उसे मदद करेगी। सरकार चाहती थी कि देश में ऐसे माफिया पैदा ना हो जो हजारों ई रिक्शाज को खरीद कर इन्हें किराए पर चलाएं और गरीबों को अपना फिर से गुलाम बना लें। और इसके लिए केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए। लेकिन क्योंकि हमारे देश में सड़क परिवहन और कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन वो प्रभावी नहीं हुए क्योंकि ई रिक्शा के संचालन के लिए राज्य सरकारों को कानून बनाने थे और हमारे देश की राज्य सरकारों ने जो कानून बनाए
वो माफियाओं की मदद करने वाले कानून बन गए और इसका फायदा गरीबों को नहीं मिला। जैसे दिल्ली सरकार ने जब ई रिक्शा को लेकर कानून बनाए तो इनमें प्रावधान रखा कि दिल्ली में एक आदमी एक से ज्यादा ई रिक्शा नहीं खरीद पाएगा और दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले लोगों को एक अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा जो बाकी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस से अलग होगा। इसके अलावा दिल्ली में यह नियम भी है कि यहां जब कोई नया ई रिक्शा खरीदा जाता है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल तक ही मान्य होगा और इसके बाद सभी चालकों को अपने ई रिक्शा का हर साल फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। और दिल्ली में अगर कोई ई रिक्शा 7 साल पुराना हो जाए तो वो अनफिट माना जाएगा और उसे फिर आप चला नहीं पाएंगे। लेकिन जब ई रिक्शा को लेकर यही नीति उत्तर प्रदेश में बनी तो वहां इस नियम को निष्क्रिय कर दिया गया और एक व्यक्ति एक से ज्यादा ई रिक्शा नहीं खरीद सकता और उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चालकों के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता को भी लागू नहीं किया गया। यही नीति जब बिहार में लागू हुई तो वहां सरकार ने यह कानून बनाया कि लोगों को ई रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं है और वो सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ई रिक्शा चला सकते हैं। इसी तरह अलग अलग राज्यों की नीतियों के कारण ई रिक्शा का माफिया हमारे देश में पैदा हो गया जिसने इन नियमों का फायदा उठाकर गरीबों का शोषण शुरू किया और हमारी सड़कों पर अनफिट और अवैध ई रिक्शा चलने लगे। आज लखनऊ में 55,000 वैध ई रिक्शा हैं, लेकिन इनमें से 3 से 4 हजार ई रिक्शा के पास ही फिटनेस सर्टिफिकेट है और बाकी के 51 से 52 हजार ई रिक्शा चलने के लिए अनफिट है। दिल्ली में 1,60,000 ई रिक्शा हैं जिनमें से भी 90% से ज्यादा अनफिट और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के हैं। हमारे देश में जब ई रिक्शा आए तब सरकार चाहती थी कि हर गरीब के पास उसका खुद का ई रिक्शा हो, लेकिन आज एक माफिया ने ही सैकड़ों ई रिक्शा खरीद कर रखे हुए हैं और वो गरीब लोगों को गुलाम की तरह इनमें ड्राइवर के तौर पर रखता है। असल में ई रिक्शा 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहली श्रेणी में वो ई रिक्शा आते हैं जिनका सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिन पर नंबर प्लेट होती है, जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। दूसरे वो जो गैर कानूनी तरीके से खरीदे जाते हैं, जिन पर कोई नंबर प्लेट नहीं और उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं। क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन ई रिक्शाओं को अवैध तरीके से खरीदा जा सकता है, इसलिए जो माफिया है वो एक माफिया न जाने कितने ई रिक्शा खरीद कर उन्हें सड़कों पर चलवाते हैं और गरीबों से उनका अपना ई रिक्शा खरीदने का हक मार लेते हैं और आपके हिस्से की सड़क को भी अवैध पार्किंग से निकल जाते हैं और अभी देश में यही हो रहा है। आज हमने दिल्ली और नोएडा के अलग अलग इलाकों से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जहां आप देख पाएंगे कि अब ई रिक्शा माफिया कैसे गरीब चालकों का भी शोषण कर रहा है और इस देश की सड़कों पर भी अतिक्रमण करके बैठा है। वैसे एक लॉगिन की समस्या है पूरे दिल्ली में, एमसीडी वगैरह काम नहीं करते हैं, ऊपर से ई रिक्शा और खड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है वैसे बहुत ज़्यादा निकलने में। अगर इस जगह पे एक अलग से एक ऑफिसर या फिर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अपॉइंट कर दिया जाए जो कि उसका देख करे और रिक्शा जो यहाँ पे इधर उधर लगा दिया जाता है, जो ये पार्किंग हो जाता है जिससे कंजस्टेड हो जाता है काफ़ी सारा ट्रैफिक और मतलब एक्सीडेंट का भी एक चांस बढ़ जाता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और वो लोग मना भी करेगा कि हाँ आप यहाँ मत लगाओ, आप इसको अंदर से तब लगाओ, तो सबको आसानी होगी और ट्रैफिक रूल्स भी अच्छे से होंगे। भाई साहब ये समस्या है इसके अंदर, तो पता नहीं क्या सरकार ने सोच के ये रिक्शे लगाए हैं। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए इनसे, तो कोई रेड लाइट नहीं देखते, गाड़ी वाला थोड़ी सी लग जाए तो उससे सारे के सारे लड़ने के झपटने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं और आप खुद ये सवारियों को लेके जब मर्जी अपना लाइट से जैसे मर्जी निकलते रहते हैं। ई रिक्शा की प्रॉब्लम ये है, आप देखेंगे कि जो भी रेड लाइट वगैरह है ना तो ये रेड लाइट को फॉलो करते हैं और ना ही ये मतलब ना रॉन्ग साइड चलते हैं, ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, रिक्शा को मोड़ देते हैं जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जो पीछे लोग आते हैं, कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों को चोटें भी लगी हैं।
ई रिक्शा से हर ट्रैफिक के अंदर परेशानी आती है। ये टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, पैसेंजरों को आवाज़ मारना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे पैसेंजर आता नहीं आएगा और टर्निंग पे खड़ा कर देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं इनकी वजह से। जितने मर्जी हॉर्न बजाते हो ये लोग आगे से हटते नहीं हैं और ज़बरदस्ती बीच में से निकल के गाड़ी को भी ठोक के जाते हैं। ये अपनी जगह तो बीच में से बना के निकल जाते हैं, दूसरे को किसी को चोट लगे कुछ हो रुकते भी नहीं है। इनका जो है ना चलाने का सिस्टम, ये कभी लेफ्ट से निकालते हैं कभी राइट से निकालते हैं और रेड लाइट तो क्रॉस करते ही करते हैं। इनका समझ नहीं आता। तो अब बैठते हुए डर लगता है कि कभी रिक्शे पे हम सेफ हैं कि नहीं है। इसी पर्पज से हम नहीं अब रिक्शा पे ट्रेवल करते। अब देखिए, आप तस्वीरें देखते जाइए ई रिक्शाज की। मैं आपको बताता हूं इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। ई रिक्शा रॉन्ग साइड पर चलते हैं, इनके ऊपर कोई ट्रैफिक के नियम कानून लागू नहीं होते। ज्यादातर ई रिक्शाज ओवर क्राउडेड होते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा पैसेंजर, जितने की इनके पास लाइसेंस है उससे ज्यादा यात्रियों को लेकर चलते हैं, भर कर चलते हैं, जो कि यात्रियों की जान के लिए भी खतरनाक है। जब ये रॉन्ग साइड पर चलते हैं तब भी अपने यात्रियों की जान को भी खतरे में डालते हैं और बाकी लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं। इनकी जो सारी पार्किंग है वो गैर कानूनी पार्किंग है, यानी सड़कों को घेर लिया है, फुटपाथों को घेर लिया है और गैर कानूनी पार्किंग से पूरी की पूरी सड़कों को इन्होंने निगल लिया है। और सबसे बड़ी बात, जब ये माफियाओं के जो ई रिक्शा चलते हैं ये चार्ज कैसे होते हैं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक रिक्शा है, इनकी बैटरी होती है। ये ज्यादातर जो है ये बिजली चोरी करके इन्हें चार्ज किया जाता है, यानी जो इनको चला रहा है आदमी, जो माफिया के जो लोग हैं, उसका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा ईंधन में, फ्यूल में, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल तो डलता नहीं, ये बिजली से चार्ज होता है और बिजली भी ये चोरी करके उससे चार्ज कर लेते हैं और फिर वो सारा पैसा आम जनता से वसूलते हैं। ये जो ई रिक्शा है ये असल में मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत वैसे ही कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे कोई ऑटो रिक्शा होता है या जैसे कोई टैक्सी होती है। अब आप देखिए कि टैक्सी पर फिर भी कुछ नियम लागू होते हैं, ऑटो रिक्शा उससे कम नियमों को पालन करता है और ई रिक्शा तो कोई नियमों को पालन करता ही नहीं। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ई रिक्शा का चालान नहीं हो सकता, ई रिक्शा जो है वो कुछ भी कर सकता है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होते, बल्कि ई रिक्शा पर वही नियम लागू होते हैं जो किसी भी ऑटो रिक्शा पर होते हैं, जो किसी भी टैक्सी पर होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये सारी चीजें अगर हमारी समझ में आ गई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी है उस शहर के लोकल प्रशासन की, इसकी जिम्मेदारी है पुलिस की और इसकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की। और ट्रैफिक पुलिस के लोग वहां खड़े रहते हैं, दिन रात इन्हें देखते रहते हैं, लेकिन इनका चालान नहीं करते, इन्हें रोक नहीं पाते। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो सारे लोग आपने देखे अभी जो स्क्रीन पर आए थे, जो इनसे परेशान हैं, वो इस देश के टैक्स पेयर्स हैं, वो इस देश के वोटर हैं। उन्होंने वोट देकर सरकारों को चुना है, उन्होंने टैक्स दिया है, हर रोज वो टैक्स देते हैं, वो जीएसटी देते हैं और उस टैक्स के बदले, अपने उस वोट के बदले वो इतनी उम्मीद तो रखते हैं सरकार से कि सरकार कम से कम उन्हें चलने के लिए सड़क दे देगी, सरकार कम से कम उन्हें उनकी गाड़ी पार्क करने के लिए सड़क पर एक जगह दे देगी। आज आपकी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती सड़क पर, क्योंकि ई रिक्शा जो है उन्होंने अपनी पार्किंग के लिए वो सारी की सारी जगह घेर रखी है। इसलिए इन लोगों ने देश के वोटर्स की और देश के टैक्स पेयर्स के हिस्से की सारी सड़कें अपने हिस्से में कर ली हैं और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। अब हम आपको फ्रांस में टेलीग्राम नाम के ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, जिसमें हनी ट्रैप का एक नया एंगल सामने आया है। आप टेलीग्राम ऐप के बारे में तो जानते ही होंगे, आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल भी करते होंगे। जिन्हें आप अभी देख रहे हैं ये पावेल दुरोव हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उस कंपनी के संस्थापक हैं और सीईओ हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दुरोव खुद फ्रांस नहीं आए थे, बल्कि उन्हें किसी हनी ट्रैप में फंसाकर फ्रांस लाया गया था। पावेल दुरोव के खिलाफ फ्रांस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी और संगठित अपराध को बढ़ावा देने के 12 मामले दर्ज थे, जिसकी वजह से उन्हें पहले से ही यह जानकारी थी और उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वो फ्रांस गए तो उन्हें वहां जाते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि वो गए क्यों फ्रांस, जब उनके खिलाफ 12 मामले चल रहे हैं। इसके बावजूद वो वहां गए और असल में उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर फ्रांस लाया गया था। दुरोव जब पेरिस पहुंचे तब उनके साथ एक 24 साल की लड़की भी थी, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद अचानक से गायब हो गई और ये लड़की अजरबैजान से पेरिस तक उनके प्राइवेट जेट में उनके साथ थी
और इस लड़की का नाम है यूलिया और ये लड़की पवेल दुरोव की तरह ही रशिया की रहने वाली है और एक क्रिप्टो ट्रेनर है और ये फिलहाल दुबई में रहती है। 4 महीने पहले ही ये पवेल दुरोव के संपर्क में आई और इस लड़की को कई जगह टेलीग्राम के सीईओ के साथ देखा गया है। लेकिन फ्रांस में जब पवेल दुरोव की गिरफ्तारी हुई तब से ये लड़की गायब है और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि ये लड़की एक हनी ट्रैप का हिस्सा है जो दुरोव को फ्रांस फंसाकर फ्रांस लाई और उन्हें गिरफ्तार करवाकर वहां से गायब हो गई। टेलीग्राम ऐप दुनिया के उन चुनिंदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो अमेरिका से नहीं बल्कि रशिया से है। रशिया का ऐप है, रशिया की कंपनी है और यही कारण है कि इस ऐप पर पश्चिमी देश रशिया के प्रति झुकाव होने का आरोप लगाते हैं। टेलीग्राम के सीईओ पवेल दुरोव का जन्म रशिया में ही हुआ था और जिस समय दुनिया में फेसबुक की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी उस समय दुरोव ने रशिया के लिए एक फेसबुक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था जो बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि उस समय रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पवेल दुरोव पर यह दबाव बनाया कि वो उनके यूजर्स के डेटा को सरकार के साथ शेयर करें, लेकिन दुरोव ने शेयर करने से मना कर दिया और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बेचकर वो रशिया से भागकर यूएई आ गए और इस पैसे से उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ये टेलीग्राम ऐप बनाया। लेकिन फ्रांस में जब दुरोव की गिरफ्तारी हुई तब से ये लड़की गायब है और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि ये लड़की एक हनी ट्रैप का हिस्सा हो सकती है जिसमें वो सरकारों की जासूसी के बिना एक दूसरे से बात कर सकें। और ये जो है ये लड़की एक जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक हनी ट्रैप का हिस्सा हो सकती है। और टेलीग्राम को लेकर आप तो जानते हैं कि कई तरह के आरोप टेलीग्राम में लगते रहे हैं कि टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए हो रहा है, इस तरह के। और टेलीग्राम के रूप में एक ऐसा एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप ये बनाया गया जो इस तरह के बाकी सभी ऐप से अलग था। पवेल दुरोव 39 वर्ष के हैं और देखने में किसी हॉलीवुड हीरो जैसे दिखते हैं। उनके 6 पैक एब्स की पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अंतर क्या है। व्हाट्सएप के अभी दुनिया में 278 करोड़ यूजर्स हैं और टेलीग्राम के 95 करोड़। व्हाट्सएप पर आप किसी से भी तब चैट कर सकते हैं जब आपके पास उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर हो, लेकिन टेलीग्राम पर आप किसी से भी चैट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और आप ऐसे व्यक्ति के साथ भी चैट कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर आपके पास ना हो। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेजेस को 15 मिनट तक एडिट किया जा सकता है, जबकि टेलीग्राम पर इसके लिए यूजर्स को 48 घंटे का समय मिलता है। व्हाट्सएप के एक ग्रुप में अधिकतम 1024 मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि टेलीग्राम पर एक ग्रुप में अधिकतम 2 लाख मेंबर्स हो सकते हैं। और ये जो इसका फीचर है, सबसे ज्यादा मिसयूज इस फीचर का होता है क्योंकि इसमें आप 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं। इसलिए जो मार्केटिंग के लोग हैं वो टेलीग्राम को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आप एक साथ एक ग्रुप बनाकर 2 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। और व्हाट्सएप पर एक बार में वॉइस कॉल पर अधिकतम 32 लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। और बड़ी बात यह कि आजकल व्हाट्सएप जितने भी नए फीचर्स ला रहा है वो तमाम फीचर्स टेलीग्राम कई वर्षों पहले ला चुका है, यानी टेक्नोलॉजी में और फीचर्स के हिसाब से टेलीग्राम व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा आगे है। और जहां व्हाट्सएप कंपनी में कुल 3000 लोग काम करते हैं, टेलीग्राम को सिर्फ 102 लोग चलाते हैं, जिनमें उनके सीईओ पवेल दुरोव और उनके भाई भी शामिल हैं। यानी एक बहुत छोटी टीम है टेलीग्राम की। व्हाट्सएप की तो 3000 लोगों की टीम है और टेलीग्राम की सिर्फ 100 लोगों की टीम है जो टेलीग्राम को चलाती है। तो टेलीग्राम आपने देखा होगा, ये एक रशिया का ऐप है। इसे लेकर पश्चिमी जो देश हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया। इससे पहले चाइना का एक ऐप था टिकटॉक, उसे भी बैन कर दिया गया था। लेकिन यही सारे आरोप पश्चिम के जो दूसरे डिजिटल कंपनियां हैं उन पर भी लगता है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक किसी ने ऐसा एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी टेलीग्राम की जांच शुरू कर दी है और अगर इस जांच में कुछ ऐसी बातें पाई गई तो हो सकता है कि टेलीग्राम को भारत से बैन कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो आपके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप टेलीग्राम पर कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस्तेमाल करते रहिए। फिलहाल अभी के लिए हम आपको बता सकते हैं कि अभी ये जांच चलेगी, उसके बाद फैसला आएगा। तब तक के लिए टेलीग्राम को कोई खतरा नहीं है। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर।
मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर।